वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और ये मेरा उसका फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जितने भी मैटर हैं उनका हमने 2 टाइप से क्लासिफिकेशंस किया था, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वाला जो क्लासिफिकेशंस था वो हमारे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में था। केमिकल क्लासिफिकेशंस सेकंड चैप्टर में था। सेकंड चैप्टर में जो केमिकल क्लासिफिकेशंस था उसमें हमने पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, प्योर एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हटा दें, प्योर में आ जाए। प्योर में हमने क्या पढ़ा था कि जो मैटर है वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट था एलिमेंट, सेकंड था कंपाउंड। फिर हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट में 3 तरह के एलिमेंट्स थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। और ये तीनों एलिमेंट्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिनसे ये बना है वो थे एटम्स। टॉपिक का नाम क्या हमारा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एटम क्या है, एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटालॉइड्स क्यों नहीं हो। अब आते हैं हम किसमें, कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स में हमने पढ़े थे 2 टाइप्स के, कोवैलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो थे मॉलिक्यूल, और आयोनिक कंपाउंड्स के थे फॉर्मूला। तो एक तरफ क्या आया, एटम, एक तरफ क्या आया, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला। मॉलिक्यूल या फॉर्मूला इन एटम से बनते हैं। एटम के बीच चाहे वो एक जैसे हैं चाहे वो अलग अलग हैं, तो एटम आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए तो क्या बन जाते हैं, या तो मॉलिक्यूल या फॉर्मूला। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या आइडिया ले लिया हल्का सा कि एटम कहाँ मिलते हैं और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। तो चैप्टर का हम नाम लिखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कहाँ चलते हैं हम लोग, मैटर वाले, ठीक इसके पहले वाले चैप्टर में। मैटर का हमने वहां क्या पढ़ा था, केमिकल क्लासिफिकेशंस। मैं किस पे जा रहा हूं, केमिकल क्लासिफिकेशन में। मैं फिजिकल पे नहीं जा रहा हूं, फिजिकल हमारे पहले चैप्टर में है। केमिकल में 2 तरह के हैं, कौन कौन है हमारे पास, एक तो है मिक्सचर्स और एक हमारे पास थे प्योर। प्योर का मतलब जिनके सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं। प्योर में हमारे पास फिर 2 थे, कौन कौन से थे, एक तो था एलिमेंट। मिक्सचर्स को हमारे इस चैप्टर में अभी जरूरत नहीं है, हम आते हैं, एक तो था हमारे पास एलिमेंट्स और एक था हमारे पास कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हमने क्या लर्न किया था, 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। ये तीनों थे, और इन तीनों के जो पार्टिकल्स हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वो कौन थे, वो एटम्स थे। जैसे सोडियम मैं ले लूं, सोडियम क्या है, एक मेटल है। तो इस सोडियम में बहुत सारे क्या होंगे, सोडियम के एटम्स होंगे। तो यहां से आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए, एटम कहां होते हैं, एटम होते हैं एलिमेंट्स के अंदर। अब आते हैं कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स में हमने वहां पढ़े थे 2 तरह के। फर्स्ट हमारे पास क्या था, आयोनिक कंपाउंड, और सेकंड कौन सा था, कोवैलेंट कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड्स का जो सिंगल पार्टिकल है हम उसे कहते हैं फॉर्मूला, और यहां कहते हैं हम उसे मॉलिक्यूल। फॉर्मूला और मॉलिक्यूल इनसे बनते हैं, इनसे का मतलब है इन तीनों से बनते हैं। यानी एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइंस करते हैं तब क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल या फॉर्मूला। तो क्या है, एलिमेंट्स चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे मेटालॉइड्स हो, क्या करते हैं आपस में, कैसे हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या करते हैं आपस में, केमिकली कंबाइन होते हैं और क्या बन जाते हैं, या तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं और या क्या बना लेते हैं, फॉर्मूला। यदि कंपाउंड जो बना वो कोवैलेंट है तो मॉलिक्यूल होगा, यदि वो आयोनिक है तो वो फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोनों टर्म्स हमारे पास आ गई। एटम्स कहाँ होते हैं, एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल एंड फॉर्मूला बन जाते हैं। तो ये तो हो गया एक आउटलाइन कि एटम और मॉलिक्यूल रियल में क्या चीज है। इस चैप्टर में हम उन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं 2 हमारे इंडियन फिलोसफर हैं,
जिन्होंने बहुत बहुत सालों पहले इनके बारे में बता दिया था। एक थे महर्षि कणाद। कौन थे हमारे फर्स्ट इंडियन फिलोसफर थे? ये दोनों इंडियन फिलोसफर हैं। ये इनकी हिस्ट्री में जा रहे हैं, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं। इंडियन फिलोसफर थे फर्स्ट हमारे, कौन थे? महर्षि कणाद। और इन्होंने क्या कहा था कि यदि आपके पास कोई मैटर है, इसे आप क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। और आपने इसे क्या किया? यहां क्या बना? एक छोटा मैटर बना, छोटा मैटर बना, और इसे आपने क्या किया? डिवाइड किया। DEVIDE, डिवाइड की स्पेलिंग DIVIDE। फिर इसे आपने क्या किया? डिवाइड किया। फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बने। फिर इसे आपने और क्या किया? डिवाइड किया, और छोटे पार्टिकल्स बने, और एंड में एक ऐसा पार्टिकल्स बन गया जो और आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। महर्षि कणाद ने क्या कहा कि यदि आप किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं और उसे आगे पार्टिकल तोड़ते जाएं, तो फाइनली आप एक ऐसे पार्टिकल्स पर पहुंच जाएंगे जो और आगे डिवाइड नहीं होगा। उस पार्टिकल्स को उन्होंने क्या कहा? परम अणु। और इन दोनों को मिला दो तो हो जाता है परमाणु। ये हिंदी का टर्म है। हिंदी में एटम को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और बाद में जो डाल्टन आए थे, डाल्टन ने क्या काम किया? इसी परमाणु का नाम क्या दे दिया? एटम दे दिया है। ये नाम किसने दिया है? ये नाम डाल्टन ने दिया है। ये नाम डाल्टन ने दिया है। तो एटम का मतलब क्या है? एटोमियो। एटोमियो का मतलब क्या है? एक ऐसा पार्टिकल जिसे हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे महर्षि कणाद, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, उनकी दी हुई फिलोसफी। अब आते हैं सेकंड। सेकंड कौन थे हमारे पास? सेकंड एक और आए थे हमारे पास, उनका नाम है पकादू। अब ये नाम मैं सही बोल पा रहा हूं या नहीं? पकादू कट्यामा, YAYAMA, पकादू कट्यामा। और इन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है जनरली वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। यहां तो परमाणु का मतलब एटम के बारे में आ गया था, ये महर्षि कणाद ने बताया। लेकिन सेकंड जो हमारे पास इंडियन फिलोसफर थे पकुडा कट्यामा, उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु है, परमाणु, वो क्या है? जनरली कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड स्टेट। कंबाइन का मतलब अकेले नहीं रहते हैं, किसी ना किसी के जुड़ के साथ कुछ ना कुछ बना लेते हैं। और वहां कंसेप्ट किसका आ गया था? मॉलिक्यूल का आ गया था। तो यानी हमारी इंडियन फिलोसफी ने पहले ही बता दिया है कि एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है। अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो ये इंडियन दोनों फिलोसफर्स के नाम भी आ गए हैं। अब हम प्लस हमने क्लासिफिकेशंस भी एक बार रिवाइज कर लिया है, क्योंकि इसका यूज आएगा और हमें इसका मालूम भी होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ यूज आ सकता है। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड टॉपिक पे। क्या है? आगे चलने से पहले हमें कुछ चीजें आनी चाहिए। यदि वो चीजें हमें नहीं आएगी तो हमें प्रॉब्लम आएगी। और वो क्या क्या है वो हम चेक करते हैं। दो चीजें ऐसी है जो हमें आनी चाहिए। मैं सारे यहाँ इसको साफ करने के हथकंडे अपना लेता हूं पहले, ये बदमाश है। चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास क्या, हमें क्या आना चाहिए? हमें आगे जाने से पहले दो टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर और सेकंड है मास नंबर। इसे कई बार हम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, मास नंबर को। क्या है ये, क्यों आना चाहिए? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे आगे जो दो लॉ आ रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, उनमें मैं इनका कहीं ना कहीं यूज लूंगा, आगे भी यूज आएंगे। क्या है हम समझते हैं। किसी भी क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स है, 40, तो हर एक बच्चे का क्या होता है? उसका अपना एक रोल नंबर होता है। और उस पर्टिकुलर क्लास में किन्हीं भी दो बच्चों के रोल नंबर सेम नहीं होते हैं। इसी तरह से हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके भी रोल नंबर हैं।
और किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के रोल नंबर सेम नहीं है। इन रोल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल का मतलब है कि वो इसी की है, वो एटॉमिक नंबर इसी का होगा, इसके अलावा किसी और का पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम है। फर्स्ट हम एटॉमिक नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर ए। नंबर बी, किसी भी एटम का जो नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है, वो कैसे डिसाइड करते हैं हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट और एटम क्या है? इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। या क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ये सब चीजें क्या है? ये आएगी बाद में, हम इनको डिटेल में बाद में जाएंगे, लेकिन मुझे आपको एटॉमिक नंबर समझाना है। तो क्या है एटॉमिक नंबर? उस एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी वो नंबर किसी दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? किसी का भी हमें एटॉमिक नंबर डिसाइड करना है तो हम क्या चेक करते हैं कि उस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, PEN, एक ना याद रखना, 3 पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ये 3 पार्टिकल्स हर एक एटम के अंदर है, और यदि किसी एटम में जितने प्रोटॉन हैं, जितने 1 है तो 1 2 3 जितने हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर है। या उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। बस कंडीशंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर यदि मैं एटॉमिक नंबर को डिफाइन करूं तो उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, या मैं क्या कह दूं 1 प्रोटॉन है। P को मैं क्या लिख रहा हूं? प्रोटॉन। E को मैं क्या लिख रहा हूं? इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव। ये चार्ज है तो हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर एटॉमिक नंबर को नहीं समझा सकते, प्रोटॉन के बेसिस पर समझा सकते हैं, चाहे चार्ज हो या ना हो। जैसे अगला है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है या इसमें 2 प्रोटॉन है। इसी तरह से लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। क्यों है? क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, या मैं क्या कह दूं इसमें 3 प्रोटॉन है। लिथियम के बाद कौन आया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बी ही है। इसका एटॉमिक नंबर 4 है। क्यों है? क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, या मैं क्या कह दूं इसमें 4 प्रोटॉन है। तो आपको एटॉमिक नंबर समझ में आ गया होगा। एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और कंटिन्यूस जाते हैं। कहां तक जाते हैं? जितने एलिमेंट हमें मालूम है वहां तक इनके नंबर जाते हैं। अभी हमें कितने मालूम है? 115 एलिमेंट्स हमें मालूम है। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 115 तक है। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। अब मैं आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद कैसे करने हैं वो मैं आपको एक रट्टा मरवा देता हूं। कैसे याद होंगे? बिल्कुल सिंपल है। ये रट्टा मारना पड़ेगा बच्चों, और ये काम के हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे यूज आते हैं। रट्टा कैसे मारेंगे हम? तो यहां याद रखें, मैं हिंदी में लिख रहा हूं बच्चों। अब है, ही, ली, बे। है, ही, ली, बे। तो है, ही, ली, बे। बे है, बी नहीं है, बे है। उसके बाद है बक, नोफ, बकनोफ। बकनोफ है, तो बकनोफ में ध्यान रखें, बै का बी, क का सी है, नो में एन ओ 2 आएंगे, फे का मतलब एफ। ये सीरीज है, ये 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4, इसका नंबर 5 6 7 8 9। अगला आते हैं 3 9, नीना,
मांगे आलू, नीना मांगे आलू सिका हुआ, कच्चा नहीं चाहिए आलू। किससे मांग रही है? सुंदर से। लेकिन सुंदर क्या कह रहा है? पर सुंदर कल देगा। सुंदर कब देगा उसे? कल देगा। तो अब यहां से चेक करते हैं, नीना, दो एलिमेंट है यहां पर, नी आई नहीं है, नी ना, मांगे mg, आलू al, सिका si, हुआ, हुआ का कोई मतलब नहीं है, पर p, सुंदर s, कल, कल में याद रखना cl है, kal मत कर देना, cl, कल देगा, देगा का कोई मतलब नहीं है। कितने हो गए? 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ओह गड़बड़ कहाँ हो गई? 10 तो खा ही गए हम लोग। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब लास्ट लाइन है, अरे कक्का, अरे कक्का। अरे का मतलब है AR, AR, कक्का पहले के का मतलब के है और कक्का का मतलब है CA है। 17, 18, 19, 20। ये क्या हो गए आपके पास? 20 एलिमेंट्स, स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स, उनके सिंबल हैं ये सब। अब मैं इनके नाम बता देता हूं आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। भूल जाएं तो हमारे 9th क्लास के 4th चैप्टर में ये सारे एलिमेंट्स की एक टेबल बनी हुई है, वहां जाके आप इनको एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास? एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट हो गया। अब कहां जाते हैं हम लोग? एटॉमिक मास या मास नंबर पे आ जाते हैं। सिंपल है, मास नंबर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं लिखे हुए होने चाहिए। जब हमें इन्हें यूज लेना हो तो हम इनको यूज ले सकें, इसलिए जरूरी है कि हमारे मास नंबर कहीं लिखे हुए होने चाहिए। तो अब मास नंबर क्या है हम यहां चेक करते हैं। क्या है ये? फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के मास सेम हो सकते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के मास। तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे निकालते हैं किसी का भी मास नंबर? मास नंबर निकालने का है कि उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसमें जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उन दोनों को ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल देता हूं, हीलियम, हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं, इन दोनों का ऐड करो तो आंसर्स क्या आया? 4। तो हीलियम का मास नंबर क्या हुआ? 4। इसकी यूनिट है म्यू, इसे कहते हैं म्यू, MUI। सब आएगा, ये इसी चैप्टर में आने वाला है, लेकिन इनका ये अप्लाई होने वाले हैं, ये यूज होने वाले हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको हमें रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इनको लिख जरूर लें। मैं यहां मेंशन कर रहा हूं किसका मास नंबर क्या है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 35.5, ये फ्रैक्शन में है। आर्गन 40, 39 और ये 40। सब के पीछे क्या लिख देना? म्यू। म्यू क्या है? इनकी यूनिट है, किलोग्राम, ग्राम जैसे होता है वैसे यहाँ म्यू है।
सबकी यूनिट म्यू है। इसे आप लिख लेना। क्यों लिख लेना? क्योंकि जो हम आज के ही वीडियो में कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वहाँ मैं इसको यूज ले सकता हूँ बच्चों। ये क्या हो गए? मास नंबर। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास लिखे हुए कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो हम चलते हैं बच्चों अब आगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, कुछ चीज़ें हमें और आनी चाहिए, वो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ये होते क्या हैं? तो मैं इसको हटा रहा हूँ और यहीं पे क्या समझाता हूँ आपको, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। हमारे पास दो तो हो गए हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो हो गए हैं। अब अगला जो हमारे पास है वो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये क्या है? तो हम पहले इनको समझते हैं। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज, तो कुछ चीज़ें आपस में रिएक्शंस करती है और उनके रिएक्शंस करने से कुछ चीज़ें नई बनती है। जो चीज़ें नई बनती है उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट, और जिनके रिएक्शंस करने से बनती है उन्हें कहते हैं हम लोग रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल है, तो रिएक्टेंट क्या है? केमिकल्स, केमिकल्स विच रिएक्ट टू ईच अदर, और केमिकल्स which take part in a chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जिनके होने से वो रिएक्शंस होती है। जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को जलाओ तो कोयला किसका बना हुआ है? कार्बन का। O2 के साथ रिएक्शंस होती है, जलाने पर बनता क्या है? CO2 प्लस साथ में क्या बनती है? बहुत सारी हीट बनती है। तो C और O क्या हुए? रिएक्टेंट हुए हमारे। ये रिएक्टेंट्स है और ये दोनों रिएक्टेंट है। ये फर्स्ट रिएक्टेंट, ये सेकंड। दो हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। रिएक्टेंट एक, दो, तीन कितने भी हो सकते हैं। बस ये इस एरो के इस तरफ लिखे जाएंगे, यानी ये एरो है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो एरो के कहाँ? लेफ्ट हैंड डायरेक्शंस की ओर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूं। अब ये जो बना है इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड। और इन दोनों के बीच क्या यूज लेते हैं हम लोग? एरो यूज लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे इक्वल लगा देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करके, ये सब गलत है। ये ऐसा आपको एरो यूज लेना है। ये क्या हमारे पास हो गए? प्रोडक्ट हो गए। तो रिएक्टेंट समझ में आ गया। प्रोडक्ट क्या है? केमिकल्स विच फॉर्म्ड, क्या डेफिनेशन हुई इनकी? सिंपल डेफिनेशन है, केमिकल्स विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अब हम आगे चलते हैं, और आगे कहाँ चलते हैं? लॉज की तरफ। दो लॉज हमारे पास हैं। कौन से लॉज हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है, क्यों है, क्या समझाते हैं ये लॉ? हम एक एक करके इनको समझते हैं बच्चों। तो फर्स्ट हमारे पास जो लॉ है, उस फर्स्ट तो नहीं, उन दोनों लॉ के तीन लॉ है रियल में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लेकिन हमारे 9th में यहां पर दो ही है, तो हम दो को ही लर्न करते हैं। तो क्या है हमारा अगला टॉपिक? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है ये, क्यों समझाया, इनसे क्या समझाया गया? इनसे ये समझाया गया कि जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। तो इन दोनों जो लॉ है इनकी हमारे पास मेन थीम क्या है? एटम्स। एटम्स क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। उस समय जब ये लॉज आए थे उस समय एटम्स को क्या माना जा रहा था? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। एटम इज बीइंग smallest particles of matter,
ये समझाने के लिए ये लॉ आए हैं कि एटम क्या है, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स है। अब इसमें इनको समझाने के लिए जो फर्स्ट लॉ आया था उसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल सा लॉ है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये लॉ हमें क्या समझाने वाला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब है जो सुरक्षित रहता है, जो चेंज नहीं होगा। कौन चेंज नहीं होगा? मास। किसका मास? ये हम लोग समझते हैं यहां पर। तो ये किसने दिया था? एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। ये कौन है? ये कब दिया था? 1774 में। कौन है ये एंटोनी लेवोसियर? या एंटोनी लेवोसियर ये है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री है ये। और इन्होंने जो लॉ दिया हम इसके बाद समझेंगे, लेकिन इसके बाद हम क्या, इसके पहले हम क्या समझते हैं? हम सिंपल सी लाइन समझते हैं कि मान लो कि यहां ए कोई रिएक्टेंट है, देखो यूज आ गया रिएक्टेंट, वो जो रिएक्शंस करता है, और बी दूसरा रिएक्टेंट है। इन दोनों के बीच यदि आप कोई केमिकल रिएक्शंस कराते हो और सी और डी क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। आपने ए को कितना लिया? 5 ग्राम, बी को कितना लिया? 6 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया? 11 ग्राम। और मान लो आपके सी बना है 7 ग्राम, सी कितना बना है? 7 ग्राम बन गया है। तो बताओ डी कितना बनेगा इस लॉ के अकॉर्डिंग? इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ कितना हो? 11, तो 7 + 4 ग्राम, 11 ग्राम। क्या कहता है ये लॉ? किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो क्या कहता है ये लॉ? इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास of reactant is equal to the total mass of products। ये सिंपल सा लॉ है। रिएक्टेंट का, जितने भी रिएक्टेंट है उन सब का मास ऐड कर दो, जितना होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी प्रूफ हो चुका है, या प्रूफ उस समय हो गया था। वो किससे किया था? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया था। एक्सपेरिमेंट में किससे प्रूफ किया है? कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया? 100 ग्राम लिया था। इसको गर्म किया, गर्म करने पर ये दो चीजों में टूट गया, इसे कहते हैं डिकम्पोज होना। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट गया। ये टूटने के बाद अब यदि मैं यहां लिख दूं कि ये 56 ग्राम बना हो, कितना? 56 ग्राम, तो ये कितना होगा? यहां 100 ग्राम था, ये 56 ग्राम बना है, तो ये कितना बना होगा? 44 ग्राम। और ये इतना ही बना था, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हुआ? 100 ग्राम हो गया है। सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया? एंटोनी लेवोसियर ने दिया। क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जितना मास रिएक्टेंट का होता है टोटल, वो किसके इक्वल होता है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। अब इसकी लैंग्वेज एंटोनी लेवोसियर ने क्या दी वो मैं यहां लिख रहा हूं। वो क्या है? इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन, नहीं ये नहीं दिया इसने, ये तो यही लिख रहा हूं वापिस में। क्या दिया? इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं यहां पर। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed during a chemical reaction। बस खत्म, ये इसकी लैंग्वेज है। जो मैटर है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये सारे मैटर है। मैटर ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिएक्टेंट 11 ग्राम थे तो ये 12 ग्राम हो गए। हम 1 ग्राम बढ़ा नहीं सकते, हम बना नहीं सकते।
क्रिएटेड नॉर destroyed, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये 11 ग्राम है तो ये 10 ग्राम हो गया, हम destroy भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यदि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही हो तो हम मैटर को ना तो destroy कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। ये लेवोसियर की लैंग्वेज है और ये सिंपल लैंग्वेज है। अब आते हैं हमारी बुक में एक एक्टिविटी है इसको समझाने की, उसको हम जल्दी से समझ लेते हैं कि वो एक्टिविटी हमें क्या समझाती है। ज़्यादा कुछ है नहीं उस एक्टिविटी में भी, सिंपल सी एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी में क्या किया गया यहाँ देखते हैं हम लोग। ये साफ नहीं होता, क्या है यहाँ देखें, 3 कॉम्बिनेशन है ए और बी। इन तीनों में से आपको कोई एक कॉम्बिनेशन लेना है। क्या क्या है, या तो आप क्या ले लें, कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास ये है। इन दोनों में से कोई एक आप ले लें। कहाँ गया, चलिए सेकेंड हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप ले लें या तो बेरियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट, ये सेकेंड कॉम्बिनेशन है। इन दोनों केमिकल को लेना होगा या इन दोनों को लें, या तीसरा क्या ले लें, लेड नाइट्रेट। आप सब फॉर्मूले लिखना और बनाना इसी चैप्टर में सीख जाएंगे, बहुत आसान है ये जो मैं बना रहा हूं। और यहां ले लें सोडियम क्लोराइड। इन तीनों कॉम्बिनेशंस में एक को कहां ले लें, या इन दोनों को लें, इन दोनों को लें, इन दोनों को लें, और इन सब का क्या लें, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस 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 एक्यू एक्यू, यानी इनमें से इन सब को किस में डिजोल्व कर देना आपको, वाटर में। तो इसको वाटर में डिजोल्व करना है, इसको अलग वाटर में डिजोल्व करना है, इन सबको अलग अलग। कितना परसेंट बनाना है, 5%। क्या है, W/W सॉल्यूशन परसेंट, ये मालूम है आपको। 5% का मतलब है 5 ग्राम तो ये लेना है और 95 ग्राम क्या लेना है, वाटर। टोटल कितना हो गया, 100 ग्राम लेना है। उसके बाद क्या लेना है आपको, एक कॉनिकल फ्लास्क, इस तरह का एक कॉनिकल फ्लास्क, और यहाँ क्या डाल देना है, इन दोनों में से कोई एक। मान लो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो मैंने यहाँ क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, या ये नहीं लेता हूं मैं, इसका अगला एग्जांपल ले लेता हूं, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या ले लिया मैंने, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन। कैसा है ये, कलरलेस है, पानी के जैसा है। पानी में हमने BaCl2 डिजोल्व कर दिया, घुल गया, जैसे शक्कर पानी में घुलती है या नमक पानी में घुलता है वैसे ये भी घुल जाएगा। यहाँ हमने एक थ्रेड लिया, थ्रेड धागा, और उस धागे से एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब, जिसे कहते हैं इग्निशन ट्यूब, इग्निशन ट्यूब एक धागे से बांध दी है, और इसके अंदर हमने दूसरा केमिकल डाल दिया। ये यहाँ तक डूबी हुई है, इसका जो माउथ है वो बाहर है, और इसमें हमने क्या ले लिया, दूसरा केमिकल। यहाँ BaCl2 लिया तो इसमें हमने क्या ले लिया, Na2SO4। और क्या दिमाग में रखा कि रिएक्शंस होने के पहले, मान लो कि ये 5 ग्राम है और ये 8 ग्राम है, रिएक्शंस होने के पहले, और यहाँ एक क्या लगा दिया, कॉर्क लगा दिया, और इसे पूरा एयर टाइट कर दिया ताकि इसका सराउंडिंग बाहर से कोई कनेक्शंस नहीं रहे। ये क्या है, कॉर्क है, ये क्या है हमारे पास, थ्रेड है। कॉर्क हो गया, थ्रेड हो गया, इग्निशन ट्यूब हो गई, इसमें Na2SO4 है, इसको कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क हमारे पास है, और इसके अंदर जो Na2SO4 है वो भी कलरलेस है, ये भी पानी के जैसा है। अब हमने क्या काम किया, धीरे से इस थ्रेड को जो ही हम रिलीज कर देंगे तो इस इग्निशन ट्यूब के अंदर का जो सोडियम सल्फेट है वो इसमें मिक्स्ड हो जाएगा, और मिक्स होते ही इन दोनों के बीच क्या होगी, केमिकल रिएक्शन इन दोनों के बीच। तो ये वहां क्या हो गए हैं, रिएक्टेंट हो गए हैं। इनसे बनेगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या बना, BaSO4 प्लस NaCl। ये एक्वस है, ये पानी में घुल जाएगा बनने के बाद, लेकिन ये पानी में नहीं घुलता है और इसका कलर वाइट होता है। तो पूरा पानी कैसा हो जाएगा,
वाइट कलर का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद ये वाइट कलर बॉटम पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन जो ही हम इन दोनों को मिक्स करेंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो वाइट होने का मतलब क्या हुआ कि अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई है। अब होने के बाद, होने से पहले दोनों का वेट कितना था, 13 ग्राम था। होने के बाद भी कितना आया, 13 ग्राम ही आया। इसका मतलब क्या है कि इस केमिकल रिएक्शंस को करवाने से पहले और करवाने के बाद इन दोनों का मास कैसा रहा है, सेम रहा है। हम इस एक्टिविटी को इन दोनों को लेके कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, ब्लू कलर का पीपीटी। इनको लेके करेंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, व्हाइट कलर का पीपीटी। तो इन ध्यान रखना क्वेश्चंस क्या आ सकता है, इन दोनों में से आपको एक देख के इसके अंदर दूसरा कौन सा मिला है वो पूछ सकते हैं। ये एक्टिविटी हमारी है कंजर्वेशन ऑफ मास की है। अब हमारे बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 8 सब्सट्रैक्ट करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, इक्वेशंस के फॉर्म में उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। क्या है वो एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है वो। ये कहता है कि मान लो A और B दो रिएक्टेंट है, C और D दो प्रोडक्ट है। ये बना 10 ग्राम, ये बना 15 ग्राम, ये था हमारे पास 13 ग्राम। तो बताओ ये रिएक्टेंट कितना होगा। तो हम ऐसे नहीं करें, इसको हम कैसे करेंगे सोल्व। सम ऑफ A प्लस B कितना है, 13 ग्राम। ये 13 ग्राम है A और B। तो यहाँ क्या लिख दूं, A लिख दूं प्लस B कितना है, 13 ग्राम है। टोटल यहां हम लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का वेट हमें मालूम है। तो 10 प्लस 15 क्या लिख दूं मैं, A प्लस 13 इक्वस टू 25 ग्राम। तो A इक्वस टू 25 माइनस 13 इक्वस टू 12 ग्राम। A का वेट कितना हो गया, 12 ग्राम। ध्यान रखना जहां वेट नहीं दिया हुआ है वहां दोनों के मास को अलग अलग रखना है। जहां वेट दे दिया है वहां आप दोनों के मास को ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, A का कितना मास रिएक्शंस कर रहा था, तो A का 12 ग्राम रिएक्शंस कर रहा था क्योंकि इन दोनों का मास इन दोनों के मास के इक्वल होना चाहिए। क्या खत्म हुआ हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उम्मीद करता हूं बहुत सिंपल था। अब हम कहां चलें, हमारे अगले लॉ में। अगले लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। पहले हम इसको समझते हैं क्या है। प्रपोर्शन पे आओ, प्रपोर्शन पे आ जाओ, प्रो हटा दो, पोर्शन पे आ जाओ। पोर्शन का मतलब है पार्ट या हिस्सा। मेरा कितना पार्ट है, यदि मान लो कहीं हम दो दोस्तों के बीच 4 टॉफियां हैं तो मेरा हिस्सा कितना हुई, 2 हुई, उसका कितना हुई, 2 हुई। तो पोर्शन का मतलब है पार्ट, कांस्टेंट का मतलब है सेम होगा। कांस्टेंट का मतलब तो हो गया पार्ट और कांस्टेंट का मतलब तो हो गया सेम। पोर्शन का मतलब हो गया पार्ट, यानी पार्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। किसका पार्ट सेम रहेगा, एलिमेंट का। किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर। ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर। ये सिंपल लॉ है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उसका जो पार्ट है वो सेम या कांस्टेंट रहेगा। और पार्ट भी कैसे निकालेंगे, बाय मास। बाय मास, ये लॉ है। तो हम इसको समझते हैं यहां क्या ये चीज। इन सबको साफ कर देता हूं वापिस। हम लॉ में आ जाते हैं हमारे, क्या है लॉ का नाम है कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो यहां चलते हैं हम लोग, किसने दिया, ये प्राउस्ट ने दिया है, PROUST। कितने में दिया है, 1179, उनके 5 साल बाद। किसके, कंजर्वेशन ऑफ मास, एंटोनी लेवोसियर के लॉ के 5 साल बाद ये लॉ आ गया है 1779 में, 1779 के अंदर। अब क्या है समझते हैं इसको, क्या है प्रपोर्शन ऑफ ईच
element in a particular compound, proportion of each element, यहां एक और लगा देता हूं, by mass in a particular compound is always same or constant. आगे और है, whatever to be source from it is obtained. क्या है सर ये, समझते हैं इस लाइन को। प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट, मान लो कि मैं यहां लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक कंपाउंड है। प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट बाय मास इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, तो ये हमारे पास CO2 हो गई, कंपाउंड हो गया, इसमें दो एलिमेंट हो गए। अब आएंगे बच्चों हमारे मास नंबर यूज आने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले लिखाए थे इसी वीडियो में। सबसे पहले कार्बन का मास 12 है, एक ऑक्सीजन का मास 16, इसके फॉर्मूले में दो ऑक्सीजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 है, 32। यहां मैं रेशियो लगा देता हूं एक बार, 32 किससे कैंसिल हो जाएंगे, 4 की टेबल से, 3:8, ये है 3:8। अब इन दोनों का सम कर दो एक बार, तो आंसर क्या आता है 11। ये इस 11 पार्ट में कार्बन का पार्ट है 3, ऑक्सीजन का पार्ट है 8 और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए, फॉर CO2 के लिए। कहीं से भी आप CO2 गैस ले आओ, उस CO2 गैस में कार्बन का जो पार्ट है वो 3 होगा, ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो 8 होगा। अब इसको और समझा देते हैं, इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट व्हाटएवर टू बी सोर्स। इस CO2 को आप कहीं से लाएं, इसके अंदर पोर्शन हमेशा यही रहेगा। जैसे मान लो 11 है, मान लो मेरे पास 22 पार्ट CO2 होती, 22 पार्ट इसी पोर्शन में ले रहा हूं, तो बताओ इसमें C कितना होगा, O कितना होगा। तो 11 ग्राम में C कितना था 3, तो 22 ग्राम, इसका डबल हो गया, तो उसमें कितना होगा 6 होगा पार्ट। O का कितना होगा 16 पार्ट होगा। इनका फिर रेशियो निकालोगे सिंपल, तो क्या हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। 22 पार्ट, इसका मतलब इसका उल्टा कह सकता हूं मैं कि 3 पार्ट कार्बन के, 8 पार्ट ऑक्सीजन के आपस में क्या हो जाए, केमिकली कंबाइन हो जाए। केमिकली क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। तो क्या बनाएंगे, 11 पार्ट किसका बनाएंगे, CO2 का बनाएंगे। ये रेशियो हमेशा CO2 के लिए कांस्टेंट है। अभी मैंने क्या नहीं लिखी है, अभी मैंने प्राउस्ट की लैंग्वेज नहीं लिखी, अभी तो मैं कल समझा रहा हूं आपको। अब जैसे सोर्स की बात करें, जैसे CaCO3 को गर्म करो तो क्या बन गया, CO2 गैस बन जाती है, प्लस क्या बनता है CaO। हमें CO2 से मतलब है। मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शंस करा के क्या बना दी, CO2 गैस। मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 के बीच रिएक्शंस करा के क्या बना दी, CO2 गैस। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये CO2 गैस इन तीनों मेथड में CO2 गैस अलग अलग मेथड से प्रोड्यूस हो रही है, यानी इन CO2 गैस के सोर्स अलग अलग है। यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है CO2 गैस के सोर्स, लेकिन इन तीनों CO2 में किसका लो लगेगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का। इन तीनों CO2 में कार्बन का मास हमेशा 8 होगा और ऑक्सीजन का मास हमेशा, कार्बन का मास 3 होगा और ऑक्सीजन का मास हमेशा 8 होगा। ऐसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मुझे CO2 बनानी है, ध्यान रखना ये जो रेशियो है ये CO2 के लिए है, बाकी सब के लिए नहीं है। अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, उनके एलिमेंट्स का रेशियो भी अलग अलग आएगा। मैं ये कह दूं मेरे पास 50 पार्ट्स किसके हैं, कार्बन के हैं, और 16 पार्ट किसके हैं,
ऑक्सीजन के हैं। तो बताओ CO2 कितनी बनेगी। अब आपको जब इस तरह के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं तो दिमाग में याद क्या रखना है, बनाना क्या है, CO2। तो जो बनाना है उसमें पहले आप क्या पता लगा लें, सिंपल रेशियो क्या है। यहाँ C लिखोगे, यहाँ O, यहाँ लिखोगे 12, यहाँ लिखोगे 2 × 16, रेशियो आएगा 3:8। फिर दिमाग में आएगा कि इसका 3 पार्ट इसके 8 पार्ट से रिएक्शंस करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहां देख करें ये कितना है 16, तो 8 3 से करेगा, तो 16 पार्ट इसका 6 पार्ट से करेगा। कितना बनेगा 22 पार्ट्स क्या बन जाएगा CO2। तो बताओ हमारे पास था कितना 50, उसमें से केवल कितना रिएक्शंस कर रहा है 6। कितना ऐसा है जो रिएक्शंस करेगा ही नहीं, 44 ग्राम, ये बचा हुआ रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर ये 50 ग्राम और इसका 16 ग्राम, कितना बना दें आप 66 ग्राम, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने तो जो कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का जो रेशियो है उसे फॉलो ही नहीं किया। CO2 में इसका 3 इसका 8 ग्राम, तो इसका 6 इसका 16 ग्राम रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ 16 हो गया, यहाँ 6 हो गया, बनेगा कितना 22 पार्ट्स। ध्यान रखना यहाँ कितना भी क्यों नहीं हो, जो ज़्यादा है वो बच जाएगा, जो कम है वो कंज्यूम हो जाएगा। यही क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लॉ है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग हम और समझते हैं, फिर हम जाएंगे प्राउस्ट सर की डेफिनेशन में। क्या है दूसरा एग्जांपल, सिंपल सा है, SO2 का ले लेता हूं। SO2 का नहीं लेता, अमोनिया का ले, इसके बाद SO2 का ले लूंगा, अमोनिया का ले लेते हैं। अमोनिया में कौन कौन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ध्यान रखना मैं जो रेशियो ले रहा हूं बाय मास ले रहा हूं, और मास से लेने के लिए मुझे मास नंबर या एटॉमिक मास या तो गिवन हो या मुझे याद हो। तो नाइट्रोजन का मास चेक करो, कितना लिखा था आपने 14, एक ही नाइट्रोजन है तो 14 आ गया। हाइड्रोजन 3 है इसके अंदर, तो 3 नंबर इंटू हर एक का मास 1 है, तो 14:3। ये किसी टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो ये मास कांस्टेंट हो गया है। इन दोनों की रिएक्शंस करा दें तो अमोनिया, इसका नाम क्या है, अमोनिया है। जब भी हमें अमोनिया बनानी है तो नाइट्रोजन का 14 पार्ट हाइड्रोजन के 3 पार्ट से कंबाइन होगा, और कितने पार्ट बनेगी अमोनिया, 17 पार्ट। इसका 14 पार्ट, इसका 3 पार्ट। अब जैसे मैं क्वेश्चंस लेता हूं, निकाल लिया हमने अमोनिया का, तो मैंने कहा कि मुझे अमोनिया बनानी है। इनसे बनानी क्या है, अमोनिया। मेरे पास ये 28 है, तो बताओ इसका कितना पार्ट होना चाहिए। इसका 28 पार्ट है, तो इसका कितना पार्ट होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप क्या करें, क्या बनानी है, अमोनिया। यहाँ आप कैलकुलेट करें, हमने कर लिया है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 14:3। इसका 14 इसके 3 पार्ट से रिएक्शंस करेगा, तो इसका 28 पार्ट इसके 6 पार्ट से रिएक्शंस करेगा। कितने पार्ट अमोनिया बन जाएगी, 34 पार्ट। समझ में आ गया। इसी में आगे एक और दे देता हूं कि मान लो, इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा, कि मान लो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो है 56 पार्ट, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास कितना है, ये है 15 पार्ट। तो बताओ कितने पार्ट अमोनिया बनेगी। तो सिंपल सा रिलेशंस देखो, यहां बच्चों थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा लें कि इसका 28, तो मैंने यहां क्या किया, इसका डबल कर दिया है, 28 का डबल। यहां रेशियो कितना था हमारे पास, 14:3 है, तो इसका 14 इसके 3 पार्ट से रिएक्शंस कर रहा है। तो बताओ यहां कितने टाइम्स हो गया उसका। आप चाहें तो इसको 56 को 14 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, या ऐसे दिमाग लगाएं कि ये 56 है तो उसका 4 टाइम्स है। तो यहां यदि ये 56 पार्ट लिए हुए हैं तो यहां भी कितना होना चाहिए, जितना रेशियो है उसका 4 टाइम्स। तो यहां कितना होना चाहिए, 12 पार्ट्स। ये इनके बीच रिएक्शंस हो गए। इसका 14 पार्ट 3 से, 28 पार्ट 6 से, तो 56 पार्ट 12 पार्ट से रिएक्शंस करेगा। हमारे पास हाइड्रोजन थी कितनी, 15 पार्ट। तो क्या है, हाइड्रोजन के 3 पार्ट क्या होंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे, बच जाएंगे। अच्छा कितने पार्ट अमोनिया बनेगी, जोड़, दोनों को जोड़ दो,
कितना आएगा हमारे पास 68 पार्ट, क्या बन गई अमोनिया। समझ में आ गया बच्चों। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जितने भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं उनके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और निकालता हूं रेशियो, वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, निकाल सकते हैं हम चाहे जिसका, बस आपको मास मालूम होने चाहिए। जैसे अगला जो मैं रेशियो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड का। इसको साफ कर देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो ये मालूम हो हमें H2SO4 किसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का है। ये बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का है। अब हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट है इसमें, हाइड्रोजन है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, हर एक का मास 1, सल्फर कितने हैं 1, हर एक का मास 32 एक ही है। ऑक्सीजन कितने हैं 4, हर एक का मास 16, तो 2 रेशियो 32 रेशियो 64, 1 रेशियो 16 रेशियो 32, ये रेशियो हो गया। इसका मतलब जब भी H2SO4 बनेगा तो हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास 1, सल्फर का रेशियो बाय मास 16 और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 32 होगा। ये इनका सिंपल रेशियो आ गया। आप किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं प्राउस्ट की लैंग्वेज क्या थी। इस लॉ को लेकर जो प्राउस्ट ने लैंग्वेज दी थी वो क्या है, हम उस पे आ जाते हैं। क्या है, ए केमिकल कंपाउंड always consist of the same element combined together in the same proportion by mass। अब इन समझ लेते हैं इसे क्या है। ये ए केमिकल कंपाउंड, ये लाइन काम की है, इस ए को मत खा जाना। ए केमिकल कंपाउंड का मतलब है कोई एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी पर्टिकुलर हो सकता है। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट, हमेशा उसमें ये चीज होगी, ऑफ द सेम एलिमेंट, उसमें हमेशा क्या है, सेम एलिमेंट होंगे। यदि कंपाउंड ही एक है तो उसमें से एलिमेंट भी एक होंगे, और जब वो कंबाइन होंगे आपस में तो उनके बीच जो मास का प्रोपोर्शंस होगा वो भी सेम होगा। ए केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास या सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये है प्राउस्ट की लैंग्वेज। हमें समझ में आ गई लैंग्वेज क्या है सारी। अब आ जाते हैं वाटर के एग्जाम्पल पे। वाटर का एग्जाम्पल मैंने लिया नहीं अभी तक। तो वाटर के एग्जाम्पल में क्या है कि वाटर, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो बाय मास। याद रखना रेशियो कैसे निकालते हैं, बाय मास निकलेगा। तो इसका कितना है, एक हाइड्रोजन है कितने 2 मल्टी 1, यहाँ 16 है, एक ही है इसके अंदर, तो रेशियो क्या हुआ 2:16 या 1:8। इसका मतलब जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन का 1 पार्ट ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन होके टोटल 9 पार्ट वाटर के बनाएंगे। ये वाटर के लिए कांस्टेंट है। अब यदि मैं कह दूं आपको मुझे 27 पार्ट वाटर के बनाने हैं, 27 पार्ट, तो बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना लें। तो हमें क्या मालूम है, ये मालूम है हमें कि इसका 1:8 से कितना बनता है 9, 2:16, दोनों को डबल कर दो तो कितना बनेगा 18, 3:24 ले लें तो कितना बनेगा 27 पार्ट। समझ में आ गया कि हाइड्रोजन का मास कितना ले लें 3, ऑक्सीजन का मास कितना ले लें 24, तो कितना बन जाएगा 27 पार्ट बन जाएगा। ये हमेशा कांस्टेंट है। चलें, उम्मीद करें बच्चों ये सेकंड लॉ हमारा खत्म हो गया। लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ध्यान रखना इस पे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं कंपैरिजन टू कंजर्वेशन ऑफ मास के। कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा आसान भी है। तो
तो आपको याद क्या रखनी है ये लैंग्वेज। और कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या थी, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूरिंग इन ए केमिकल रिएक्शंस। ये सेकंड हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाल्टन थ्योरी और एटम के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। थैंक यू बच्चों।